हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज माल्टा का जो वीज़ा रिजेक्ट होता है ना, उसके बारे में। क्यों होता है, कैसे हो जाता है, जो माल्टा का वर्क वीज़ा ना क्यों रिजेक्ट होता है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा। जो 8 जो कारण है, मेन 8 कारण है, उससे वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इस जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि मैं बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ माल्टा की जो वर्क वीज़ा के बारे में है ना, वर्क वीज़ा इधर का एम्प्लॉयर कैसा आता है, ये सब के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में। तो इस सब को जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरा वीडियो का शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका वीज़ा फॉर्म। जो माल्टा जो वीज़ा फॉर्म है ना, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर जैसे नाम में मिस्टेक है, एड्रेस भी मिस्टेक हो जाती है। और कंपनी का जो एचआर है ना, एचआर, उसका भी नाम कभी-कभी मिस्टेक कर देता है। तो इसकी वजह से भी इधर का माल्टी जो लोग, इधर का आइडेंटिटी माल्टा जो है ना, वो वीज़ा रिजेक्ट, इमिग्रेशन वाला वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। सो गाइस, इसमें बहुत ध्यान देनी होती है। तो प्लीज़ आप जब भी वीज़ा फॉर्म भरिएगा तो अच्छे से 2 बार चेक करके, 3 बार चेक करके तब वीज़ा फॉर्म भरिएगा, ओके? दूसरी है आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट। मिस हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग हो गया, जैसे अकोमोडेशन का इधर का मिसिंग हो गया, जैसे फिर इंडियन जो डमी टिकट है ना, वो मिसिंग हो गया। फिर उसके बाद आपका जो अकोमोडेशन का इधर का रूम रेंट होता है ना, वो भी मिसिंग हो गया। जैसे कि फिर उसके बाद आपका इंश्योरेंस जो ट्रैवल इंश्योरेंस कराया ना 1 साल का, वो मिसिंग हो गया। डॉक्यूमेंट्स आप 2 बार 3 बार चेक करके तब जाकर उसमें डॉक्यूमेंट आपका वीएफएस में सबमिट करिएगा। इस वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। हो सकता नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है? कोई भी डॉक्यूमेंट एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से आप डालिएगा। और तीसरी बात, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो कम से कम मिनिमम 6 महीने का दिखाना पड़ता है उसमें कि आपको 6 महीने, हाँ ठीक है, मेरे पास पैसा है। अगर नेपाल, इंडिया उधर से आ रहे हैं, अगर दुबई, कतार में, तो उसके लिए ईज़ी है। आपका सैलरी स्लिप आता है, सो सैलरी स्लिप ईज़ी से डाल देंगे। सैलरी स्लिप से आपका फिर उसके बाद एम्प्लॉयर से माँगेंगे मेरा सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो सैलरी सर्टिफिकेट आपको डाल देंगे, बस ईज़ी है। मगर वही नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हो, तो उधर का 6 महीने का सैलरी स्लिप आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। कम से कम तकरीबन आपको 4-5 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। ठीक है? आपका जो मुल्क है ना, उस इधर से 5-6 लाख रुपया दिखाना पड़ता है। दुबई में हो, कतार में हो, तो उसके लिए बंदे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको इधर का एम्प्लॉयर से पता रहता है कि इधर बंदा काम करता है, कि उसको, हाँ, इधर इसके पास जॉब है। तभी इसे उसके लिए जो दुबई, कतार से, उसके लिए बहुत ईज़ी रहता है वीज़ा लगने में। अब तीसरी बात ये हो गया, तीसरी टॉपिक है एम्प्लॉयर। जो इधर का माल्टीज में जो कंपनी है जिसने आपका ऑफर लेटर दिया है ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए। वो टाइम टू टाइम, इधर माल्टीज गवर्नमेंट में ना, इधर का गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम टैक्स पे करता है तो ठीक है, अगर नहीं पे करता है तो उसके लिए आपका वीजा इसमें भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका जेन्युइन एम्प्लॉयर होने चाहिए। फिर उसके बाद उसका कंपनी का रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उस कंपनी में ना, बंदे को बहुत हायर करते हैं, उधर से बुला लेते हैं, उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे इधर मल्टीज कंपनी है, ऐसा भी होता है। तो इसको इसको भी वीजा वो सब नहीं देता है, वीजा रिजेक्ट कर देता है। चौथी है आपका एकोमोडेशन। इधर का जो ट्रैवल का अब तो एकोमोडेशन, अगर कंपनी अगर आपको एकोमोडेशन दे रही है, 15-20 दिन का स्टे के दे रही है, उसका हाउस अथॉरिटी दे रही है, तो ठीक है। और नहीं तो आपको खुद से हाउस अथॉरिटी इधर लेना पड़ता है, हाउसिंग लेना पड़ता है। हाउस अथॉरिटी आपको लेके तब उसमें डॉक्यूमेंट्स वीएफएस में सबमिट करिए। अगर आपके पास हाउस अथॉरिटी नहीं है, तो ये आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको रूम रेंट नहीं दिया होगा, रूम का डिक्लेरेशन प्रूफ नहीं दिया ना, रूम रहने के लिए, तो उसमें भी भाई उसका वीजा 100% रिजेक्ट है, बिना अकोमोडेशन का, बिना। और फिर उसके बाद, और ये होटल है ना, इधर होटल में आपको कम से कम 15 से लेकर 20 दिन तक आपको स्टे चाहिए, एनी हाउ चाहिए, 15 से 20 दिन तक ले। तो उसमें पूरा पूर्ण रूप से पैसा आपको पे करना पड़ेगा। वो रिटर्निंग पैसा होटल का रिटर्निंग नहीं होता, तो वो भी पे करना पड़ता है। तो सो गाइस, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो हाउसिंग का है, वो मसला एकोमोडेशन का, ये मसला इसमें भी आपको सबसे ध्यान देनी पड़ती है। अगर ये आपके पास है तो समझिए वीजा नहीं रिजेक्ट होगा। अगर वीजा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, अगर इसमें फेक बना दिए, तो इसमें वीजा रिजेक्ट हो जाता है। चौथा नंबर ये है कि आपको प्रीवियस वीजा, अगर आप प्रीवियस टाइम में किसी कोई कंट्री में आपने अप्लाई किया है वीजा, उसमें रिजेक्ट हुआ है, तो उस पे भी ये लोग इधर का माल्टीज गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर देता है कि किस रीजन से हुआ है। अगर आप मान लो किसी कंट्री में आप ऊपर स्टे
रह गए, उस वजह से ये सब वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। समझे? आप हमेशा क्लियर आपका डॉक्यूमेंट जो है ना, हमेशा क्लियर रखिएगा। तो 5वां है इंटरव्यू। जब बीएफएस में जब इंटरव्यू होता है ना, उसमें काफ़ी बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। मैं 2-4 बंदे को मैंने मैसेज में देखा हूँ, वो उसका वीज़ा इसी वजह से उसके लिए जब इधर का माल्टी जो बीएफएस में जब इंटरव्यू होता है ना, इमिग्रेशन में जब इंटरव्यू लेता है, वो पूछता है टेल मी योर पासपोर्ट नंबर एंड टेल मी योर नेम फुल नेम। तो उसमें भी ये बंदा अपना पासपोर्ट नंबर भी भूल जाता है। तो सो गाइस अपना पासपोर्ट नंबर हमेशा याद रखिएगा। आपका पूरा नाम है ना, वो पूरा नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब पूछता है कि कंपनी का आपका एम्प्लॉयर कौन है, आपका एचआर कौन है, उसमें नाम भूल जाता है। आपका कंपनी कौन सा है, वो कंपनी किधर रहता है, अगर ये सही से नहीं बताएँगे तो वो लोग वीज़ा सच में रिजेक्ट कर देता है। तो अपना हमेशा आपका पासपोर्ट नंबर जो कंपनी कौन-सी कंपनी है, कंपनी का एचआर कौन है, कौन डिपार्टमेंट आपका किसने ऑफ़र लिया, कि एजेंसी लिया, ये सब पूरा जानकारी लेके तब बीएफएस में आपका इंटरव्यू के लिए जाइएगा। नहीं तो अगर इसमें थोड़ा-सा भी आपने डिफ़िकल्ट इसमें अगर क्वेश्चन सही नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिए, उससे भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है बोला तो समझिए कि ये 90% चांस रहता है वीज़ा रिजेक्ट होने का। तो हमेशा ही अपना पासपोर्ट नंबर जो एचआर का है, आपका कंपनी कौन सी है, ये पूरा जानकारी करके आप पीएफएस में जाइएगा प्लीज़। आप पासपोर्ट नंबर से समझ लिए आपका क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन आपका मिसमैच, जैसे आप उधर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हो, इधर आप वेटर में अप्लाई कर दिए, उसमें भाई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये बोलते हैं बंदे काम इस फील्ड में काम ही नहीं किया, ये कैसे आगे काम करेगा? तो सब इस फील्ड में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आप जिस फील्ड में आप उधर काम कर रहे हैं, आपका उसका एक्सपीरियंस लेटर बनवाइएगा, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिधर दुबई में हो, चाहे कतार में, चाहे कुवैत में, बहराइन में, जिधर भी हो, अब उस कंपनी का पूरा अपना एक्सपीरियंस लेटर बनवाइएगा। तब उधर एक्सपीरियंस लेटर के साथ उसमें अटैचमेंट करके बीएफएस में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिएगा। फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम 10th पास होनी चाहिए। 10th पास है तो जिससे लोग वीज़ा आराम से दे दें। बस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है ना इंग्लिश का, वो अच्छी होनी चाहिए। इसमें भी भाई जो उधर सिक्योरिटी में गार्ड काम कर रहा है, इधर इस चीज़ में अप्लाई कर दिया, वेटर वेटर में, होटल इंडस्ट्री में अप्लाई कर दिए, इसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो सो गाइस, जिस फील्ड में आप काम करें उसी फील्ड में प्लीज़ आप अपना वीज़ा, अपना डॉक्यूमेंट उसी फील्ड में आप वीज़ा अप्लाई करिएगा। अब 7वां ये है कि आप मेडिकल कोई मेडिकल में आपका प्रॉब्लम हो गया है, मेडिकल में आपका कोई इश्यू है, इससे भी वीज़ा ये लोग रिजेक्ट है। कोई जैसे एक्स-रे का, जैसे वो हो गया, किसी का बहुत इधर अंदर छाती में ना वो छेद होता है ना, उस वजह से वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो अपना मेडिकल अपना हमेशा सही रखिएगा। फिर उसके बाद और दूसरी बात ये है कि आप पुलिस जो क्लीयरेंस है ना, उधर का पुलिस क्लीयरेंस जो जिधर भी आप दुबई में रहते हो, उधर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आप निकाल के तब वीज़ा डालिएगा। नहीं इधर नेपाल से आ रहे हैं, पुलिस क्लीयरेंस हमेशा सही होनी चाहिए, ठीक है? अब वो हो गया। अब लास्ट में आता है जो होल्डर स्किल पास का, जो 8 नंबर में है वो स्किल पास का। जो आप इधर अप्लाई करें जब वीज़ा, आप होटल सेक्टर में आ रहे हो तो आपका स्किल पास होनी चाहिए। बिना स्किल पास का आप इधर अप्लाई करते हो उसपे भी वीज़ा रिजेक्ट कर देता है इधर का गवर्नमेंट ने। अब वो स्किल पास नहीं होता, आपको एज ए एडिटर मल्टा वाला वो आपका एप्लीकेशन लेवा ही नहीं करेगा। तो गाइस प्लीज़, आप जिस फील्ड में आ रहे हो तो उसका पूरा स्किल पास होनी चाहिए। आपको वेटर का चाहे कैसे जो भी आ रहा है, उसका आपके पास स्किल पास है। स्किल टेस्ट में टेस्ट अगर आपके पास है तो ईज़िली तरीके से आपको वीज़ा इधर मिल जाता है। तो स्किल टेस्ट अगर आपको उसमें मिसिंग है ना, समझ लीजिए कि आपको उसमें भी वीज़ा ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही सब टॉपिक। सो गाइस प्लीज़, ये जितना बात है ना, मैंने जितना बात बोला, आप अपना ध्यान में रखिए तो बीएफएस में जाइएगा। उसमें इंटरव्यू होता है, मैं इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था ना, वो मैंने एक पिछले वाला वीडियो में डाल दिया हूँ। तो वो देखिएगा प्लीज़, वो वीडियो मेरा देख के तभी इंटरव्यू देने जाइएगा। तो गाइज़ अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना मेरा यूट्यूब में मैसेज कर सकते हैं। मैं आप जब बोले मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर चाहे जीमेल अपना दे दूँगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है जुबैर हवारी, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन बीएफएस में आपका डॉक्यूमेंटेशन बनवाना है, चाहे इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है ये सब का, तो अगर चाहिए मुझसे हेल्प ले सकते हो, मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी बहुत मेहनत से बनाता हूँ अपना ड्यूटी उधर ख़त्म करके, तो इधर आके भी अपना वीडियो बनाता हूँ। सो आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो गाइज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।